मैं रमेश चंद्र मीना, सह आचार्य राजकीय महाविद्यालय बूंदी, समसामयिक विषयों पर निबंध लेखन प्रतियोगी परीक्षाओं में किस तरह से निबंध लेखन किया जाए, इस विषय पर तात्विक दृष्टि से बताने का प्रयास करूंगा। निबंध लेखन एक ऐसी विधा है जो छात्रों को प्राथमिक विद्यालय से सिखाई जाने लगती है, परीक्षा में आता है। निबंध, सामान्य निबंध, गायक पर निबंध, दिवाली पर निबंध, इस तरह के निबंध हम प्राथमिक विद्यालयों से लिखते रहे हैं। फर्क ये रहेगा कि अब निबंध समसामयिक विषयों पर लिखना होगा, जो हमारे आसपास की प्रचलित चली आ रही रूढ़ियां, समस्याएं, जिसका समाधान खोजने में हम लगे हुए हैं, ऐसे कुछ विषय जो हमारे आसपास के हैं, देश से संबंधित है, समाज से संबंधित है, उन पर लिखना होता है। इस संदर्भ में हम आज विचार करेंगे। विषय है समसामयिक विषयों पर निबंध लेखन। व्याख्यान सुनकर परीक्षार्थी जान सकेंगे निबंध का अर्थ व परिभाषा, निबंध के तत्व व प्रकार, निबंध कैसे लिखें, निबंध लिखते समय किन किन बातों का ध्यान रखा जाए। निबंध लेखन एक कला है जो अभ्यास से सीखी जा सकती है। निबंध में भाषा, शब्द और विषय पर पकड़ होना आवश्यक है। निबंध लेख और लेखक का अंतः संबंध होता है। निबंध लिखते लिखते एक दिन महारत जब हासिल हो जाती है, उसे हम लेखक के नाम से संबोधित कर सकते हैं। तो आज हम देखेंगे कि निबंध होता क्या है और लिखा कैसे जाए, क्या क्या विधियां हैं इसकी। निबंध लेखक के विचारों का द्वार है। हर लेखक किसी भी निबंध में अपने आप को प्रस्तुत करता है। प्रतिदिन समाचार पत्रों में विविध विषयों पर लेख पढ़कर पाठक समसामयिक घटनाओं से जुड़ता है। पाठक लेख पढ़कर वैचारिक तौर पर सजग नागरिक होने का एहसास करता है, तो स्वयं लिखकर एक दिन अच्छा लेखक भी बन सकता है। निबंध सामान्य विधा नहीं है, काफी अभ्यास के बाद साधी जा सकती है। इसीलिए इसके बारे में कहा गया है, यदि गद्य कवियों की कसौटी है, तो निबंध लेखन गद्य की भी कसौटी है। अब हम समझ सकते हैं कि निबंध है क्या। इसे हम गद्य की एक महत्वपूर्ण विधा कह सकते हैं। निबंध ऐसी रचना है जिसमें विचारों का निबंधन हो। शब्द की उत्पत्ति पर अगर गौर करें, नि प्लस बंध प्लस ल्युट, संस्कृत में कहेंगे निबंध ये न्यानास्मिन, वा ऐसी रचना जिसमें विचारों का निबंधन हो। अर्थात किसी भी विषय पर विचारों को सूत्रबद्धता प्रदान करते हुए लेखन करना। विषय की कोई सीमा नहीं, विषय कुछ भी हो सकता है जो हमारे आसपास चल रहा है। वो हम अर्थ की दृष्टि से देखें निबंध के बारे में, बांधना, अपनी बात को या विचार को, कसना, लगाव, आसक्ति, साहित्यिक रचना और संग्रह, ग्रंथ आदि। अंग्रेजी के मेल के पर्याय रूप में अर्थ होता है प्रयास, प्रयोग और परीक्षण। आज हिंदी में लेख रचना, संदर्भ, प्रस्ताव, प्रबंध आदि शब्दों का प्रयोग होता है। हम अलग अलग विद्वानों ने निबंध के बारे में जो कुछ अर्थ व परिभाषा देने का प्रयास किया है, उस पर आने से पहले एक छोटी सी बात बता देना
जरूरी समझता हूं कि निबंध लिखने वाले परीक्षार्थी या विद्यार्थी ये ध्यान रखें कि राष्ट्रीय स्तर के दैनिक हमारे यहाँ जो आते हैं, जिसे पत्रिका, राजस्थान पत्रिका, भास्कर, दैनिक नवज्योति या जनसत्ता, इनमें संपादकीय के साथ एक बड़ा लेख आता है प्रतिदिन। उसको पढ़ करके हम ये समझ सकते हैं कि विचारों को एक सूत्रबद्धता में लेखक किस तरह से बांधने का प्रयास करता है। उस लेख का जो विषय होता है, लेखक उसी पर शुरू से मध्य और अंत तक केंद्रित रहता है। वो इधर उधर भटकाव का शिकार नहीं होता। यही हमें देखना होता है निबंध लिखने से पहले। या निबंध लिखने की प्रक्रिया के दौरान जिस भी विषय पर हम लिखना चाहते हैं, उस पर पहले मंथन करते हैं, सोचते हैं और एक परिकल्पना तैयार करते हैं। तो आइए हम देखते हैं कि विश्व भर के विद्वानों ने निबंध को किस तरह से अर्थ प्रदान किया है, समझाने का प्रयास किया है। निबंध के प्रवर्तक मानतेन माने जाते हैं। ये फ्रांसीसी लेखक रहे हैं। इनका कहना है, ये मेरी उन्मुक्त कल्पनाएं हैं जिनके द्वारा मैं किसी तथ्य की गवेषणा का दावा नहीं करता, केवल अपने आप को खोल कर रख देता हूं। ये खोल कर रखने की जो प्रक्रिया है, ये हर लेखक के साथ होती है जो भी लेख लिखता है। इसे हम दूसरे शब्दों में कह सकते हैं, आत्माभिव्यक्ति ही मुख्य वस्तु है। अपने व्यक्तित्व का चित्र भी कह सकते हैं। अंग्रेजी समीक्षक डॉक्टर जॉनसन इनसे भी 2 कदम आगे बढ़ते हुए कल्पना और आवेग को जोड़ देते हैं। निबंध मस्तिष्क की शिथिल विचार तरंग कहते हैं, जो क्रमहीन, अपरिपक्व, अपरिचित और अनियंत्रित रचना कहते हैं। वे इसे चिंतन की अपूर्ण, अनियमित रचना मानते हैं। दोनों ही पाश्चात्य विद्वानों के इन 2 तरह के विचारों से हम कुछ अंदाजा लगा सकते हैं। अगले विद्वान हैं लेवी की दृष्टि से निबंध का अर्थ ऐसा लघुकाय शिथिल बंध जिसमें दार्शनिक एवं सामाजिक किसी विषय पर वैयक्तिक अथवा ऐतिहासिक दृष्टिकोण से विचार किया गया हो। हेनरी मॉर्ले निबंध में वैचारिक विश्लेषण प्रमुख गुण मानते हैं। तो दूसरी तरफ अबो मर्स सामयिक विषय पर हल्का फुल्के लेख की संज्ञा देते हैं। जीपी प्रेस्टले निबंध को मौलिक व्यक्तित्व की निश्चल अभिव्यक्ति कहते हैं। हम इन विद्वानों के द्वारा दी गई परिभाषा में बार बार आए अभिव्यक्ति पर गौर कर सकते हैं कि आखिर ये अभिव्यक्ति को क्यों इतना महत्वपूर्ण मानते हैं। निबंध के लिए ये आधारभूत तत्व हुआ। इस तरह से पाश्चात्य विद्वान वैयक्तिकता, काल्पनिकता, वैचारिकता आदि गुणों को बतलाते हैं, तो दूसरी तरफ असंबद्धता, उच्छृंखलता एवं हल्केपन से युक्त भी बतलाते हैं। अंग्रेजी के आरंभिक निबंधों में ऐसी बातें रही, लेकिन हिंदी में रामचंद्र शुक्ल, हजारी प्रसाद द्विवेदी और ललित निबंधकार विद्यानिवास मिश्र ने प्रौढ़ रचनाएं दी है। आधुनिक निबंधकार की दृष्टि में श्रेष्ठ निबंध वह है जिसमें विचार ठूस ठूस कर भरे गए हों। आप देखिए विचार कितना महत्वपूर्ण है निबंध के लिए। बाबू गुलाब राय कहते हैं, किसी विषय का प्रतिपादन एक विशेष निजीपन, स्वच्छंदता, सौष्ठव, सजीवता और आवश्यक संगीत तथा संबद्धता के साथ किया गया हो। डॉक्टर श्याम सुंदर दास, निबंध उस लेख को करना चाहिए जिसमें किसी
गहन विषय पर विस्तृत और पांडित्यपूर्ण विचार किया गया हो। भगीरथ मिश्र निबंध वह गद्य रचना है जिसमें लेखक किसी विषय पर स्वच्छंदता पूर्वक किंतु एक विशेष सौष्ठव, सजीवता एवं वैयक्तिकता के साथ साथ भावों, विचारों और अनुभव को व्यक्त करता है। डॉक्टर नगेंद्र निबंध कलात्मक गद्य लेख को कहते हैं, जिसमें वैयक्तिक दृष्टिकोण तथा आत्मिक ढंग से विषय का प्रवाहपूर्ण वर्णन हो और संक्षिप्त आकार में स्वतः पूर्ण हो जाता हो। डॉक्टर दशरथ ओझा के अनुसार निबंध एक रचना शैली है जिसमें लेखक किसी विषय पर व्यक्तिगत ढंग से विचार करता है। निबंध शैली, जिसके बारे में अंतिम विद्वान ने जो कहा है, इस पर हम विशेष तौर पर बाद में विचार करेंगे। अभी निबंध रचना के प्रमुख उद्देश्य लेखक के व्यक्तित्व को प्रकट करना है। लेखक विशिष्ट दृष्टिकोण से विषय का प्रतिपादन करता है। निबंध का मूल तत्व है अपील। जो भी निबंध पढ़ता है उस पर वो किस तरह से प्रभाव डालेगा, किस तरह से उस पर असर पड़ेगा। जिस विषय पर लेखक लिखना चाहता है या अपने विचार व्यक्त करना चाहता है, किसी भी विषय पर जो भी समस्याएं रखी गई है, जो चल रही है, चली आ रही है, उस पर अपने विचार वो क्रमबद्धता से रखता है और जिसका अंततः असर पाठक पर पड़ना चाहिए कि पाठक पर आखिर उसका असर किस तरह से पड़ेगा। निबंधकार लेखन में उदाहरण, उक्तियों और मुहावरों से अपने मंतव्य से पाठक को संतुष्ट करने का प्रयास करता है। इसके लिए लेखक अपने आसपास के कुछ खास चर्चित उदाहरण दे सकता है। भाषा का विशेष तौर से ध्यान रखते हुए वर्तमान समय गद्य का है, मध्यकाल काव्य का रहा है। वर्तमान में कई तकनीकी ज्वलंत मुद्दे सामने हैं जो वर्तमान समय से पहले के काल में नहीं रहे। जैसे उदाहरण के लिए मोबाइल क्रांति। मोबाइल जब आया तो उसके साथ व्हाट्सएप, फेसबुक, सेल्फी, जो युवाओं के लिए समस्या के द्वार खोल दिए हैं। इस दौर में कितना और कैसे उपयोग करना है, यह अब समस्या हो गई है मनोवैज्ञानिक और डॉक्टरों के लिए या माता पिताओं के लिए। ये तत्काल अभी इस नए युग के हमारे सामने आने वाले मुद्दे हैं जिसको हम सब फेस कर रहे हैं। शिक्षा को कैसे उपयोगी बनाया जाए, ये भी जो शाश्वत प्रश्न है शिक्षाविदों के सामने, महाविद्यालय या विश्वविद्यालयों या विद्यार्थियों के सामने, चिंतक विचारकों के लिए, लेखकों के लिए या निबंधकारों के लिए, जिस पर जितना भी मंथन किया जाता है, गोष्ठियां की जाती है कि आखिर शिक्षा को कैसे अधिक से अधिक उपयोगी बनाया जाए। क्या कोचिंग शिक्षा के उद्देश्य को पूरा करती है? ऐसे कुछ सवालात है जो समय की देन रहे हैं। समसामयिक विषय पर निबंध लिखने से पहले उस विषय विशेष की रूपरेखा बनानी चाहिए। विषय को स्पष्ट करना होता है। समस्या विशेष पर लेखक को केंद्रित होकर के विचार करना होता है और उसके लिए समुचित उदाहरणों को मद्देनजर रखना होता है। विषय हर तरह से स्पष्ट होना चाहिए। उससे संबंधित अपने जो विचार है वो वहां केंद्रीभूत होकर के आने चाहिए। लेखक की एक शैली बन जाती है और जिस विषय पर लिख रहा है उसके अनुसार भी उसे सोचना होता है। शब्दों का, वाक्यों का संयोजन। इस तरह से हम कह सकते हैं कि शैली
गंभीर होनी चाहिए पर एकदम शुष्क नहीं। यानी अंततः उस लेख को पठनीय भी बनाना है, यानी उसकी पहुंच पाठक तक कैसे रहे, पाठक को वो अपील करता हो। इसलिए भाषा सरल भी हो, सहज भी हो, और भाषा में संक्षिप्तता, रोचकता और चुस्ती बनी रहनी चाहिए। और हर निबंध के अंत में जो निबंधकार के लिए अपने पूरे निबंध को लिखने के बाद निष्कर्ष देना होता है, जिसे हम समाहारता कहते हैं। उसमें विषय वस्तु, भाव, गुण, कला, बुद्धि, रस, शैली का समाहार हो जाना चाहिए। इस तरह से निष्कर्ष के रूप में मूल्यांकन करते हुए कुछ शब्दों में अपनी बात को कहकर विराम देना होता है, जिससे पाठक समझ सके कि आखिर जो निबंधकार ने लंबी चौड़ी बात अपनी रखी है, उसको सामान्यतः एक पैरा में किस तरह से पाठक को वो फिर पुनः प्रस्तुत करता है। हम देख सकते हैं निबंध के कुछ निश्चित प्रकार होते हैं, विषय प्रदान और अभिव्यक्ति प्रदान। अभिव्यक्ति के आधार पर वर्णनात्मक, विवरणात्मक, विचारात्मक और भावात्मक। अब हम एक एक पहलू पर खुलकर के बात करेंगे। इस तरह से निबंध क्या है, हम पुनः इस बात को दोहराना चाहेंगे कि निबंध एक कला है, और कला कोई भी हो एक दिन में न सिखाई जा सकती है, न सीखी जा सकती है, न इसके लिए कोई बना बनाया सूत्र या फार्मूला हो सकता है। क्योंकि हमें लंबी साधना के बाद, जिसे हम शब्द साधना कह सकते हैं, एक लंबे अभ्यास की जरूरत होती है। कला का आशय ये निकलता है कि लिखने से पहले लिखने वाले को बहुत कुछ पढ़ना पड़ता है। जिस विषय पर वो लिख रहा है उस विषय पर पहले से पूर्व से तैयारी होनी चाहिए। और इसके लिए मैं अपने व्यक्तिगत अनुभव से यह कह सकता हूं कि दैनिक रूप से आने वाले दैनिक पत्र, 2-3 नहीं तो एक से ऐसे निबंधकार को जुड़ना ही होता है। और जो संपादकीय के साथ जुड़ा हुआ लेख आता है वो बेहद समसामयिक होता है। वो सप्ताह में या कल ही घटी घटना पर केंद्रित होने वाला लेखक अंततः उसी को विचारों में तब्दील करता हुआ अपनी राय कायम करता है और फिर पाठक के सामने एक साकार करता है निबंध को। इस तरह से हम कह सकते हैं कि निबंध एक कला है, जिसमें हर लिखने वाले का व्यक्तित्व झलकता है। ये कह देना और सुन लेना में सहज लग सकता है, लेकिन जब वो लिखता है, बेशक परीक्षार्थी के लिए कुछ तैयारी के बाद ऐसा किया जा सकता है, लेकिन एक सदा हुआ लेखक लंबी साधना के बाद एक अच्छा लेखक, अच्छा निबंधकार हो सकता है। हम देखेंगे निबंध का विषय और क्षेत्र। अब हम ये देखना चाहेंगे कि जैसा कि हमारे व्याख्यान का विषय है समसामयिक लेखन, समसामयिक विषयों पर निबंध कैसे लिखें। हम यहां पर कुछ उदाहरण के लिए विषय का नाम रख लेंगे, लेकिन विषय कोई भी हो सकता है, किसी भी तरह का हो सकता है, काल्पनिक भी हो सकता है, जो हमारे आसपास चल रहा है, घट रहा है, हम रहेंगे उसी पर केंद्रित। इस तरह से निबंध की विषय की कोई सीमा नहीं, कोई भी क्षेत्र हो सकता है। हिंदी साहित्य कोश में लिखा है, किसी भी साहित्य रूप की सर्वांग परिभाषा में बांधना बेहद जटिल है। इसलिए निबंध की विशेषताओं पर गौर किया जाना
उचित रहेगा, जिससे हम ये समझ सकें कि आखिर निबंध लिखने की प्रक्रिया क्या है। निबंध में वैयक्तिकता या आत्मनिष्ठता इसका प्राण तत्व है। जैसा कि ऊपर निबंधकारों ने परिभाषा में बांधने का प्रयास किया है, लेकिन जैसा कि साहित्य कोश में लिखा है, ये एक स्वीकार है कि किसी भी खास विषय पर एक मुकम्मल परिभाषा दे देना आसान काम नहीं। दी जा सकती है, वो व्यक्ति विशेष की बात हो जाती है, लेकिन समग्र रूप से उस विषय को समझा देना, एक परिभाषा में बांधना और बांधने के बाद किसी को समझा देना आसान नहीं, उसमें अपूर्णता रह जाती है, सर्वांगता आना बेहद जटिल है। इसलिए हम जब विशेषताओं पर गौर करेंगे तब बहुत कुछ बात हमारे दिमाग में साफ हो जाने वाली है और हम ये समझ सकते हैं कि आखिर निबंध में वो क्या क्या चीज होती है, जिन पर हम अब धीरे धीरे प्रवेश करते हैं। निबंध में वैयक्तिकता, व्यक्तिगता की जब बात आती है तो ये स्पष्ट है कि जो भी निबंधकार होगा उसका व्यक्तित्व की झलक उस निबंध में मिलने वाली है। इस तरह से आत्मनिष्ठता ये और विशेष तौर पर उस निबंधकार पर जोर दे रहा है। इस तरह से हम कह सकते हैं कि निबंध में व्यक्ति विशेष का प्रभाव बहुत ज्यादा रहता है और ये व्यक्तित्व तभी बनता है अध्ययन से, स्वाध्याय से, पठन पाठन से, पुस्तकें, लेख, पत्रिकाएं पढ़ने से। निबंध में विचारों और भावों की कसावट आत्मा है। संगठित विचार परंपरा की एकात्मकता एवं अनुवृत्ति ही निबंध में प्रौढ़ता प्रदान करती है। इन कुछ तत्वों के मेल से वो साकार होता है। निबंध में निबंधकार की स्वच्छंदता में अनियमितता नहीं होती, उसकी अव्यवस्था में भी व्यवस्था होती है। ये तीसरा बिंदु हम ऐसा देख सकते हैं कि सुनते ही लगता है कि जैसे अंतर विरोध है इसमें। यानी कोई भी निबंध जब निबंधकार के दिमाग में विषय आता है तो वो स्वच्छंदता रहती है उसको उस विषय पर अपने विचार और कल्पना को घोड़े दौड़ाने के लिए। इसके कारण से चूंकि जो भी विचार आएंगे वो परिकल्पना में होंगे, फिर उसको साकार करना है, फिर उसको बांधना है, तो इसलिए स्वच्छंदता लेखक में उन विचारों की स्वच्छंदता, विचार कई तरह से आएंगे, कई तरफ से आएंगे, फिर उनको हमें एक रूपता देनी होती है। इसलिए शुरुआत में अनियमितता दिखाई देंगी, लेकिन उस अनियमितता को हम अव्यवस्था नहीं कह सकते। ये कहेंगे कि मध्य में उपन्यास के उसमें कई तरह के विचार दिखाई देंगे, लेकिन अंततः निबंधकार उसे एक सूत्रता में दिखाते हुए निष्कर्ष रूप में अपनी बात को केंद्रीभूत जब करेगा, तब पाठक को ये लगेगा कि बेशक निबंधकार ने बीच में बहुत कुछ इधर उधर की बात कही, जिसमें एक तरह से हम वाद विवाद वाली स्थिति भी पैदा हो जाती है। उस संदर्भ में हम स्वच्छंदता को, और जो अव्यवस्था शब्द आया है, लेकिन साथ में उसे भी व्यवस्था से बांधा गया है, यानी उसमें भी व्यवस्था रहेगी, व्यवस्थित रहेगा। अंतर्विरोधपूर्ण कुछ बातें आ सकती है, लेकिन तर्क से उसे व्यवस्थित करना होगा। चौथा है, निबंध में लेखक की पाठक से निकटता और आत्मीयता आवश्यक है। यह भी निबंधकार को साथ ही साथ अंदर मन में विचार रूप में संजोए रखना होता है कि अंततः जिस भी विषय पर वो लिख रहा है उस विषय पर उसे उस पाठक तक अपनी बात पहुंचाना है, और पाठकता को ये बोध बराबर
करवाता रहे वो कि ये ऐसी कोई बात नहीं कह रहा जो इस दुनिया में नहीं है, या नितांत काल्पनिक है, या स्वप्न में देखी हुई बात है। ऐसी कोई बात निबंध में नहीं चल सकती। निबंधकार के साथ कविता वाली बात नहीं हो सकती, या उपन्यास कहानियों की तरह कल्पना का सहारा नहीं ले सकता। यहां भौतिक रूप से समाज में अनगिनत ढेरों समस्याएं हैं। अंततः निबंध उसी किसी एक विषय पर केंद्रित करना होता है, और उसका सरोकार निबंधकार का होता है पाठक से, कि उसकी बात ठीक से पाठक तक पहुंचनी चाहिए। इसलिए पाठक से निकटता का एहसास निबंध लिखते हुए उसे अपने दिमाग में बनाए रखना होता है। यहां तक कि अगला शब्द हम कह सकते हैं कि आत्मीयता। जैसे वो जो लिख रहा है और उसका सबसे नजदीक वही होता है जो उसे पढ़ता है, उस पढ़ने वाले को भी वैसा ही बोध हो जैसा वो लिखने वाले को हो रहा है। इसे हम कहेंगे कलात्मक निबंध में पाठक के साथ निकटता का बोध जितना अधिक होगा, निबंध उतना उत्कृष्ट कहलाएगा। और ये उत्कृष्टता बड़े अभ्यास के बाद साधी जा सकती है। निबंधकार समाज का सजग प्रहरी होता है, यही नहीं समझा जाए, वो बेहद जिम्मेदार का बोध उस निबंधकार को हमेशा रहता है, क्योंकि चूंकि वो जो लिख रहा है वो कोई अनाड़ी व्यक्ति नहीं, वो उस विषय पर काफी कुछ समझता है, और यहां तक कि उसकी एक जिम्मेदारी है, जिस विषय पर वो लिख रहा है वो दिशा देता हुआ होगा, उस समस्या पर रोशनी डालता होगा, और अंततः जिसका असर पाठक, उसके विचार सैकड़ों हजारों पाठकों तक पहुंचने वाले हैं। इस तरह से हम कह सकते हैं कि जो भी विषय है वो लोक से जुड़ा हुआ होता है, और पाठक भी लोक से जुड़ा होता है। इस तरह से पाठक और लोक दोनों से निबंधकार का सीधा जुड़ाव रहता है। ये निबंधकार को एहसास बराबर बनाए रखना होता है। छठा बिंदु है, निबंध में पाठक के मस्तिष्क ही नहीं, हृदय को भी जनकृत कर देने की क्षमता होनी चाहिए। और अंततः पढ़ने के बाद, निबंध से गुजर जाने के बाद, हर पाठक को ऐसा लगे कि जैसे वो सोचने पर मजबूर हो गया है, उस विषय पर कुछ करने का, या जो समस्या जिस तरह से निबंधकार ने रखी है उस पर वो अपनी कुछ पहल करना चाहेगा। इसीलिए शुरू में मैंने जैसा बताया था, अपील, अंततः निबंध का प्रभाव अपील के रूप में तब्दील होता है, और अपील पाठक को करता है वो। सातवां, निबंध की खास विशेषता, निबंधकार की शैली गंभीर व प्रौढ़ होनी चाहिए, लेकिन उन्हें भी बराबर ध्यान रहे कि अंततः ये निबंध आम पाठकों तक पहुंचना है, और पाठक उतना पढ़ा लिखा, विद्वान या विचारक नहीं है, वो सामान्य पाठक हो सकता है जो कम पढ़ा लिखा है, लेकिन निबंध पढ़ करके उन समस्याओं से जुड़ाव महसूस कर सकता है। इसलिए हर निबंधकार को की ये कोशिश होनी चाहिए कि निबंध में जिस भाषा का प्रयोग कर रहा है वो गंभीर हो लेकिन शुष्क न हो। शुष्क का मतलब कि भाषा बोझिल नहीं होनी चाहिए। पांडित्यपूर्ण प्रदर्शन करते हुए ऐसे शब्द जो कुछ ही लोगों के समझ में आते हो, तकनीकी भाषा का इस्तेमाल करते हो, उसको भी इतना सहज होकर के अभिव्यक्त करने की जरूरत पड़ती है। इसलिए कहा है शुष्क व दुरूह नहीं। हम कह सकते हैं शैली में संक्षिप्तता, रोचकता, व्यंग्यात्मकता, सरलता व चुस्ती निबंध में चार चांद लगा देती है। किसी भी लेखक की अपनी पहचान होती है और वह है उसकी भाषा और शैली, और ये चीजें आती है सतत अध्ययन और अभ्यास से। लेख के लिए
लेखक बनना होता है और लेखक को साधना की जरूरत पड़ती है। अब हम देख सकते हैं निबंध के रचना विधान के खास तत्व होते हैं। निबंध को ठीक से समझने के लिए इनके जो मुख्य तत्व है उस पर हम जब विचार करेंगे तब बहुत सारी बातें स्पष्ट हो जाने वाली है। इसका पहला बिंदु है वैचारिकता। जैसा कि मोंटेन से लेकर के दशरथ ओझा तक विद्वानों ने परिभाषा देने में जिन शब्दों का इस्तेमाल किया है, अब बार बार ये शब्द आया है वैचारिकता, यानी निबंध के लिए इसे महत्वपूर्ण तत्व माना गया है। विचार इसमें आएंगे, अलग अलग तरह से आएंगे। विचार के बिना निबंध बन ही नहीं सकता। पहला विचार उस वक्त जब शीर्षक बनता है, और शीर्षक बनते ही निबंधकार के दिमाग में कई तरह के विचार उठते हैं। जिस तरह से नदी में बाढ़ आती है, उस बाढ़ की तरह एक निबंधकार के दिमाग में विचारों का प्रवाह बहता है। उस विचार को केंद्रीभूत करते हुए वह एक रूपता प्रदान करता है। इसलिए हम कह सकते हैं वैचारिकता पर ही निबंध का भवन टिका होता है। निबंधकार के विचारों और भावों की ही परिणति होता है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल, जिन्होंने बहुत सारे निबंध लिखे हैं, वो लिखते हैं शुद्ध विचारात्मक निबंधों का चरमोत्कर्ष वहीं हो सकता है जहां एक एक पैराग्राफ में विचार दबा दबा कर प्रस्तुत हुए हों। यानी जब निबंधकार लिखता है तो निबंध के शुरू से लेकर के अंत तक विचार लेखक के हमें दिखाई देंगे, और रामचंद्र शुक्ल तो इस पर खासा जोर दे रहे हैं। दूसरा बिंदु आता है वैयक्तिकता। निबंध का दूसरा तत्व कहा गया है वैयक्तिकता। अगर निबंधकार का मूलाधार विचार है तो विचार का मूलाधार है वैयक्तिकता। ये दोनों एक दूसरे के पूरक हो जाते हैं। भारतीय एवं पाश्चात्य विद्वानों ने व्यक्तित्व को खासी प्रधानता दी है। हम पुनः एक निबंधकार का सहारा लेते हुए बताते हैं। सरदार पूर्ण सिंह निबंध लेखन को अपने मन की मौज कहते हैं, और इसमें एक ललित निबंधकार का विचार बोल रहा है। क्योंकि सबसे पहले एक विचार उठता है, और विचार एक मौज की तरह आता है, आनंद की तरह। मौज विचार के बजाय आनंद का पर्याय है, और विचारकों के विचार भी आनंद की तरह ही प्रेषित होते हैं, यकायक आते हैं। बार बार दिमाग पर जोर डालने से विचार नहीं आते, एकदम यकायक कौंधते हैं बिजली की तरह, जैसे बादलों में बिजली कौंधती है। निबंध के जनक मोंटेन ने कहा है, निबंध मेरी भावनाएं हैं। निबंध के रूप में मैं स्वयं ही हूं। कुछ ऐसा ही हडसन कहते हैं व्यक्तिगत, नितांत व्यक्तिगत। इन दो बिंदुओं के आधार पर हम कम से कम इतना समझ चुके हैं कि विचार और व्यक्तित्व, और ये होते हैं उस लेखक के जो इसे लिख रहा है, या निबंधकार जो लिखने वाला है, या परीक्षार्थी के सामने जब निबंध का विचार आता है तो विचार के साथ ही, शीर्षक के साथ ही विचारों का घटाटोप आएगा, और विचार बिना उसके व्यक्तित्व के बिना आगे नहीं बढ़ सकते। और व्यक्तित्व के लिए, जैसा कि मैं पहले ही बता के आया हूं, कि उन्हें गहन अध्ययन से गुजरना होता है, सतत अध्ययन की जरूरत पड़ती है। विचार तब प्रवाह के रूप में आते हैं।
अगला तत्व है शैली। और शैली क्या महत्व रखती है, देखिए। निबंध ऐसी विधा है जो पूरी तरह से शैली पर आश्रित है। उत्कृष्ट शैली का आधार है शब्द चयन और अद्भुत कसाव। इसी के आधार पर ही निबंध का सुगठित रचना बनता है। शैली ही निबंधकार का व्यक्तित्व होती है। हम इसे गुलाब राय के शब्दों में, बाबू गुलाब राय के शब्दों में देख सकते हैं। क्रम, संगति, संगठन और अन्वेति शैली के आंतरिक गुण हैं। शैली में अनेकता में एकता बनाए रखना वांछनीय रहता है। सार्थकता व उपयुक्त शब्दों की पदमेत्री आदि गुण शैली को प्रसादमय बनाते हैं और इनको और भी उत्कृष्टता, भावमयता बनाए रखने के लिए मुहावरों व हास्य व्यंग का प्रयोग भी आवश्यक होता है। और अंतिम आएगा समाहारता। पाठक व निबंधकार की आंखें अंततः समाहार पर टिकी रहती है। समाहार वैचारिकता, वैयक्तिकता और शैली की समानुपातिकता का ही दूसरा नाम है। निबंध का एक निश्चित विषय होता है जिसको परिणति तक पहुंचाना निबंधकार का दायित्व होता है। ऐसा न हो तो वह लेख नहीं और न ही वह लेखक है। इसका बेहतर, सटीक और अर्थगर्भित होना परमावश्यक है। लेख की शुरुआत से लेकर लिखने के क्रम के दौरान विचार बनने लगते हैं। अंततः लेखक अपने लेख यानी निबंध का उचित तरीके से समाहार कर सकता है। अब हम ये सामान्यतः देख सकते हैं निबंध के तत्व से गुजर जाने के बाद कि आखिर निबंध कितने तरह के हो सकते हैं। निबंध कितने भी तरह के हो सकते हैं, लेकिन जब परिभाषा में बांधा गया तो हम प्रकारों को भी सुनिश्चित कर सकते हैं। वैसे अलग अलग विद्वानों ने अलग अलग नाम गिनाए। बाबू गुलाब राय 4 बताते हैं तो सीताराम चतुर्वेदी 5 वर्गों में बांटते हैं। वैसे प्रमुख रूप से 2 ही है, विषय और अभिव्यक्ति के आधार पर। विषय के आधार पर 2 रूप बनते हैं, विषय प्रदान और आत्म प्रदान। निबंध के प्रकार अभिव्यक्ति के आधार पर 4 भेद किए हैं, वर्णनात्मक, विवरणात्मक, विचारात्मक और भावात्मक। अब हम ये देख सकते हैं कि जो हमें विषय मिला है निबंध लिखने के लिए वो किस श्रेणी में आता है। वो शीर्षक से ही निबंधकार अंदाजा लगा सकता है कि ये किस श्रेणी का है, किस तरह का निबंध हो सकता है। जैसे काफी चर्चित निबंध कुछ इसी तरह के होते हैं। वर्णनात्मक, वर्णनात्मक निबंध में वर्णन की प्रधानता होती है। इसमें निबंधकार वस्तु सापेक्ष रहेगा, वह वस्तु को स्थिर होकर देखता है। इसमें लेखक की दृष्टि वस्तु एवं उसके परिचय पर रहती है। देश या जगह से संबंध होता है। इसमें घटना की अपेक्षा दृश्य प्रमुख हो जाता है। वस्तु का वर्णन प्रवाहपूर्ण शैली में किया जाता है। वर्तमान काल का अधिक महत्व रहता है। किसी वस्तु, स्थान, पदार्थ, दृश्य आदि का परिचयात्मक वर्णन किया जाता है। इसमें वर्णन चित्रात्मक और गद्य दृश्यों से परिपूर्ण होता है। ऐसी ही अद्भुत छटाओं से परिपूर्ण है हजारी प्रसाद द्विवेदी का अशोक के फूल, दिवांकर प्रसाद विद्यार्थी का बैलगाड़ी। अगला विवरणात्मक निबंध। इसमें लेखक की दृष्टि विविध वस्तुओं पर जाती है। वह प्रत्येक वस्तु का वर्णन चित्रात्मक शैली में करता है। इसमें प्राय शिकार, पहाड़ की चढ़ाई, कष्ट साध्य यात्राएं, ऐतिहासिक घटनाएं, साहसिक कार्य, इसमें कथात्मकता का अंश प्रमुख होता है। इसमें काल्पनिकता, आत्मकथात्मकता
भावात्मकता और प्रवाहात्मकता होती है। गतिशीलता भी, क्योंकि इसमें वर्ण विषय गतिशील होता है। वर्णनात्मक निबंध में देश की प्रधानता होती है, तो विवरणात्मक में काल की। इस तरह से दोनों प्रकारों में हम स्पष्ट अंतर भी देख सकते हैं। इनका स्पष्ट अंतर क्या है? डॉक्टर गणपति चंद्रगुप्त अंतर करते हैं। वर्णनात्मक निबंध में प्रायः भूगोल, वातावरण, ऋतु, दर्शनीय स्थल, पर्वत, मेले, तमाशे, सभा, सम्मेलनों का वर्णन होता है। विवरणात्मक निबंध में किसी वृत्तांत या घटना का वर्णन होता है। इसमें क्रियाशीलता और कथात्मकता प्रदान हो जाती है। अगला आता है विचारात्मक निबंध। यह विचार प्रदान होता है, जिसके बारे में रामचंद्र शुक्ल ने विशेष तौर से अपनी परिभाषा में बताने का प्रयास किया था और विचारों पर जोर दिया था, जो कि हर निबंध में पाया जाता है। पर विचारात्मक निबंध में ये विशेष तौर पर हम गौर कर सकते हैं। इसमें भाव के बजाय बुद्धि तत्व की प्रधानता होती है। ऐसे निबंध में साहित्यिक, राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक या आध्यात्मिक व समस्या प्रधान निबंध आते हैं। ऐसे निबंध को गवेषणात्मक, आलोचनात्मक तथा विवेचनात्मक कह सकते हैं। हेतु भारद्वाज ने लिखा है, ऐसे निबंधों में अक्सर पाया जाता है खंडन मंडन की प्रवृत्ति भी देखी जा सकती है। ये सुनियोजित व विश्लेषणात्मक होते हैं। रामचंद्र शुक्ल लिखते हैं, विचारात्मक निबंध को ही श्रेष्ठ निबंध मानते हैं। ऐसे निबंधों की शैली व्यास तथा समास शैली होती है। अब इसके ठीक दूसरी तरफ खड़ा है भावात्मक निबंध। और ऐसे निबंध लिखने वाले को ललित निबंधकार भी कह सकते हैं। इसमें भावुकता एवं मनोवेगों की प्रमुखता होती है। यह निबंध का सबसे प्रभावशाली रूप है। प्रेम, करुणा, हास्य, वीरता जैसे भावों का चित्रण करने वाले निबंध है। ऐसे निबंधों में विचारों की तुलना में भाव अधिक प्रभावी हो जाते हैं, तब ये परिणति में भाव प्रदान कहलाते हैं। विचारात्मक और भावात्मक निबंधों में भी अंतर है, और इस अंतर को समझने के बाद हम ये अंदाजा लगा सकते हैं कि ये खास 4 वर्गों में बटे हुए निबंध किस तरह से एक दूसरे से अलग अलग हैं। विचारात्मक निबंध का आधार चिंतन या बुद्धि तत्व होता है। भावात्मक में राग या आवेग होता है। एक में बौद्धिकता अधिक होती है, दूसरे में हार्दिकता पाई जाती है। विचारात्मक निबंध की शैली व्यास समास होती है। भावात्मक निबंध की धारा शैली, तरंग शैली और विक्षेप शैली होती है। रामचंद्र शुक्ल के मनोविकारों पर आधारित निबंध तथा सरदार पूर्ण सिंह के मजदूरी और प्रेम, महादेवी वर्मा के निबंध ऐसे ही अच्छे उदाहरण हैं। और इनके अलावा कुछ अन्य निबंध भी हो सकते हैं। ये न समझा जाए कि केवल 4 ही है। 4 ये खास तौर पर बड़े बड़े खांचों में बांटने के लिए, समझने के लिए। अन्यथा समीक्षात्मक निबंध, शोधात्मक, यात्रापरक, व्यंग्यात्मक और संस्मरणात्मक निबंध, इनके अलावा दर्शन, राजनीति, विज्ञान, मनोविज्ञान, इतिहास व शैक्षिक आदि विषयों पर लिखे जाने वाले। वैसे प्रतियोगी परीक्षा की दृष्टि से सांप्रदायिक सद्भाव, जातिवाद, जाति प्रथा, पर्दा प्रथा, आतंकवाद, साइबर आतंक, बिगड़ता पर्यावरण, घटता जल, बढ़ता संकट, जंगल का लगातार सिकुड़ना,
जनसंख्या का विस्फोट, और ये आज सबसे बड़ी समस्या है भारत जैसे और चीन जैसे देशों के लिए जो विकासशील है। विकासशील देशों के सामने बहुत बड़ा संकट है पर्यावरण का, और पर्यावरण के साथ घटता जल और बढ़ता संकट, जंगल का लगातार सिकुड़ना, जनसंख्या का विस्फोट। इसे कहते हैं कंगाली में आटा गीला। और ये है आज का विषय कि जिसके बिना हमें चैन नहीं पड़ता, विकास। हमें विकास चाहिए किसी भी कीमत पर, और उसकी कीमत चुकाता है पर्यावरण। इसलिए विकास बनाम पर्यावरण ये एक खासा चर्चित विषय हो जाता है। अब हम विशेष तौर से किसी एक खास निबंध पर बात करने से पहले हम चाहेंगे कि निबंधों की शैली भी देख ली जाए, क्योंकि अंततः जो खास तरह से 4 निबंध हमने देखे, उनकी अपनी अलग अलग शैलियां होंगी, और उन्हीं शैली के आधार पर वो उस खांचे में गिना जाता है। निबंधों की 5 प्रमुख शैलियां मानी गई है: समास, व्यास, तरंग, धारा और विक्षेप शैली। समास शैली को देखिए। समास शैली विचारात्मक निबंध में कम आती है, इसमें तत्सम बहुल शब्दों का प्रयोग होता है। समास शैली में कम से कम शब्दों में अधिक से अधिक बात कहनी होती है, कम शब्दों में अधिक से विचार व्यक्त करने होते हैं। इसमें वाक्य सुगठित, परिमार्जित व अलंकृत होते हैं। अपनी बुराई, मूर्खता, हम उदाहरण दे रहे हैं कि समास शैली किस तरह की होगी, यानी कम से कम शब्दों में और संक्षेप में कैसे बताया जाता है। अपनी बुराई, मूर्खता, तुच्छता इत्यादि का अनुभव करने से वृत्तियों में जो शैथिल्यता आती है उसे ग्लानि कहते हैं। ये रामचंद्र शुक्ल का लज्जा और ग्लानि निबंध में लिखा गया है कि अपनी बुराई कैसे एहसास होगा, मूर्खता, तुच्छता, ऐसे भाव का अनुभव करने से उसकी वृत्तियों में शिथिलता यानी ठंडापन आ जाता है, और इसमें व्याख्या की गुंजाइश है, जो कि विचार कसे हुए हैं। व्यास शैली विचारात्मक निबंध में समास शैली के अलावा व्यास शैली का प्रयोग किया जाता है। ये व्याख्यात्मक प्रभाव छोड़ती है, छोटे छोटे सरस वाक्यों का प्रयोग होता है, विचारों एवं भावों को सहज भाषा में समझाकर लिखा जाता है। सुबोधता एवं प्रसाद गुण मुख्य विशेषता है। ये वर्णनात्मक एवं विवरणात्मक निबंध में काम ली जाती है। हजारी प्रसाद द्विवेदी, श्याम सुंदर दास की शैली रही है। हजारी प्रसाद द्विवेदी लिखते हैं एक जगह, और चर्चित निबंध है देवदारू। मन की सारी भ्रांति दूर करने वाले देवदारू, तुम्हें देखकर मन श्रद्धा से भर जाता है। तुम भूत भगावन हो, तुम वहम मिटावन हो। देवदारू। देवदारू पर लिखते वक्त हजारी प्रसाद ने व्यास शैली का प्रयोग किया है, जिसमें वो अपनी बात को व्याख्या करते हुए दिखा रहे हैं। मन की सारी भ्रांति दूर करने वाले देवदारू। और भ्रांति कैसे दूर हो रही है? तुम्हें देखते ही मन श्रद्धा से भर जाता है। श्रद्धा इसलिए उमड़ती है कि जिसको भी अपने मन में किसी तरह की शंका है, वो उसे देखते ही दूर हो जाती है। इसलिए कहा है कि किसी को भी किसी तरह के विचार में भटकाव है तो उसको दुरुस्त करता है। इसलिए कहा है तुम भूत भगावन हो, यानी भूत से भी डरा हुआ है व्यक्ति। जैसा कि भूत प्रेत होते नहीं है, लेकिन आज से 10, 20, 50 साल पहले हर युवा बुजुर्ग तक भी भूतों से डरा करते थे। लेकिन अब न मेरी पीढ़ी को, न नई पीढ़ी को, न पुरानी पीढ़ी को भूतों का डर है।
लेकिन जब ये देवदारू लिख रहे थे तब लोगों में ये भूत का डर भी हुआ करता था। तो कह रहे हैं कि देवदारू वो है जो भूतों को भी भगा देता है, इसलिए उस पर श्रद्धा उमड़ती है। तो देवदारू का विवरणात्मक चित्रण हुआ है। तरंग शैली, तरंग शैली विचारात्मक व भावात्मक निबंध में प्रयोग होती है जब भाव लहराते हुए प्रतीत होते हैं, तरंग की भांति उठते व गिरते हैं। ये धारा व विक्षेप शैली के बीच की स्थिति होती है। इस शैली का उपयोग पाठक के हृदय को आंदोलित करना होता है। रामचंद्र शुक्ल के अनुसार भावाकुलता की उखड़ी पुखड़ी शैली है। भावना कभी उस वस्तु को पकड़कर चलती है। इसमें भाषा में उतार चढ़ाव जरूरी होता है। उदाहरण, हाँ तो अब मैं तुम्हारी तस्वीर खींचना चाहता हूं। पशुओं को कच्चा खा जाने वाली जबान और लज्जा ढकने के लिए लपेटी जाने वाली वृक्षों की छालें साहित्य देवता माखनलाल चतुर्वेदी का निबंध से हैं। धारा शैली, भावात्मक निबंध में इस शैली का प्रयोग किया जाता है। भावों की धारा निरंतर प्रवाहमान रहकर एक गति से चलती है। इसमें भावना का आवेग एक स्तर पर प्रभावित होता है। देखिए, सरदार पूरण सिंह का आचरण की संवेदना निबंध से है। बर्फ का दुपट्टा बांधे हुए हिमालय इस समय अति सुंदर, अति ऊंचा और अति गौरवान्वित मालूम होता है। आचरण भी हिमालय की तरह एक ऊंचे कलश वाला मंदिर है। इसके बनने में अनंत काल लगता है। ये लिखा है हिमालय के लिए। हिमालय कैसा दिखता है और उसकी तुलना मंदिर का जो ऊपर का कलश होता है उससे की जा रही है। विक्षेप एवं प्रलाप शैली, प्रलाप शैली इसका प्रयोग आत्मपरक व भावात्मक निबंध में होता है। इसमें भावों की धारा उखड़ी उखड़ी होती है। इसमें तर्क व तारतम्य का अभाव होता है। भावमयता मुख्य रहती है। इसमें तीव्रता के साथ साथ रूक्षता भी पाई जाती है। कन्हैयालाल मिश्र भूले हुए चेहरे निबंध में लिखते हैं, मैं तो असल में इस समय अपने भीतर देख रहा हूं, जहां बिखरे हुए पड़े हैं मेरे ही जीवन के कई पन्ने, जिन पर लिखी है कई बीती घटनाएं, और वे कह रही है मुझसे कि ये देवत्व तेरे मन का भूत है और कुछ नहीं। इसके अलावा अन्य शैलियां जैसे कि हो सकती है मसलन व्यंग्य, आलोचनात्मक, आलंकारिक, प्रतीकात्मक, बिंबात्मक एवं संवाद शैली। हालांकि सामान्यतः 4 तरह के जो अभी हमने खांचे बताए निबंध के, उनके अलावा भी कुछ निबंधकार हुए। हरिशंकर परसाई का नाम बड़े सम्मान से लिया जाता है क्योंकि इनकी शैली रही है व्यंग्य परक और उसमें संवाद का इस्तेमाल हो सकता है। अन्यथा किसी भी निबंध में इस विधा का, इस पदावली का उपयोग नहीं होता, क्योंकि ये नाटकों में या कहानी उपन्यासों में हो सकता है, लेकिन कम से कम निबंध में नहीं। पर व्यंग्य परक उपन्यास निबंध होगा तो उसमें संवाद शैली का प्रयोग किया जा सकता है। इंस्पेक्टर माता दीन चांद पर, नारद की वीणा, ऐसे ढेरों उदाहरण है। मोटे आदमियों तुम जरा से दुबले हो जाते, अपने आंदेशे से ही सही तो न जाने कितनी ही ठठरियों पर मांस चढ़ जाता। ये रामचंद्र शुक्ल लिख रहे हैं और ये उनकी भाषा और शैली देखी जा सकती है जिसमें व्यंग की मार भी है। मोटे आदमियों, ये जब लिखा गया था उतने मोटे आदमी भी नहीं थे, लेकिन अब ये समस्या हो गई अमेरिका की और भारत भी अब अग्रणी है इसमें, क्योंकि पौष्टिक भोजन मिल रहा है, देश विकास कर रहा है। तो यहां ये सार्थक होगी पंक्तियां, मोटे आदमियों तुम जरा से दुबले हो जाते, अपने आंदेशे से ही सही। काफी मार्मिक है। तो न जाने कितनी ही ठठरियों पर मांस चढ़ जाता, यानी जो बचता
उसे गरीब खाते। हिंदी भाषा को लेकर कई तरह से निबंध लिखे जा सकते हैं। अब हम देख सकते हैं कि निबंध कितनी ही तरह के हो सकते हैं। जैसा कि पहले ही बताया जा चुका है कि कोई सीमा नहीं, निबंधकार के दिमाग में विचार आना चाहिए, फिर इसके बाद निबंध बनता है। लेकिन फिर भी खास बिंदु जो उभर के आते हैं, राष्ट्रभाषा की समस्या, भारत की एकता और हिंदी, एक देश एक भाषा, ये विशेष तौर से ये विषय इसलिए चुना गया है कि हम जन्म से ही भाषा का प्रयोग करते हैं, बच्चा पढ़े या ना पढ़े, लेकिन भाषा से उसका सरोकार जन्म के साथ ही हो जाता है। सबसे पहले वो चिल्लाता है, रोता है, फिर हंसता है और फिर शब्द सीखता है। वो शब्द जब सीखेगा तो किसी न किसी भाषा में होगा। अंततः किसी भी राष्ट्र के लिए एक भाषा का होना बहुत जरूरी है। और इस विषय से हम भारतवासी, जब देश गुलाम था उस समय हमें आजादी की लड़ाई लड़ने के लिए भी एक भाषा की जरूरत थी। यानी एकता हमें चाहिए और एकता का माध्यम भाषा बनती है। उसी समय से एक देश एक भाषा का विषय उठा था और इस विषय पर गांधी जी के आंदोलन के दौरान हिंदी को भी प्रमुखता मिली और दक्षिण तक भी इसका असर पड़ता है। तो हम ये देख सकते हैं कि जब इस निबंध को अगर विषय बनाएंगे तो कई तरह से विषय हो सकते हैं। सबसे पहले यह विषय बनता है राष्ट्रभाषा क्या है, क्योंकि कई बोलियां होती है और पूर्व में चली आ रही अन्य भाषाएं भी हो सकती है। ऐसे में राष्ट्रभाषा के लिए एक मुकम्मल परिभाषा की जरूरत पड़ती है। तो राष्ट्रभाषा हम भारत के लिए हिंदी को मान के चलते हैं। इससे पहले संस्कृत चल रही थी और क्लासिक भाषा मानी जाती है। बाद में अरबी फारसी मध्यकाल का दौर गुजरा। इसी आंदोलन के दौरान अंग्रेजों से लड़ते हुए हिंदी एक मुकाम पर पहुंचती है और करीब करीब मध्य भारत के प्रदेश हिंदी भाषी होने के कारण, जबकि हिंदी के साथ कई विडंबनाएं जुड़ी हुई है, क्योंकि हिंदी एक ऐसी भाषा है जिसका कोई प्रदेश नहीं है। और इस देश की एक खास विशेषता है कि जितने भी प्रदेश उतनी भाषाएं, हर प्रदेश की अपनी भाषा है। ऐसे में एक हिंदी बोलने वाला ये दावे से नहीं कर सकता है कि मेरा प्रदेश है और इसकी भाषा ये है। राजस्थान हिंदी भाषी प्रदेश होते हुए भी राजस्थानी है। मध्य प्रदेश के अलग अलग क्षेत्रों की अपनी भाषा है। उत्तर प्रदेश का महज मेरठ वाला इलाका छोड़ करके अवधी, भोजपुरी और भी अन्य भाषाएं, बोलियां जो अपना प्रभाव छोड़ती है, ब्रज। तो ऐसे में एक खास सवाल उठता है कि आखिर हिंदी का कोई ऐसा प्रदेश नहीं जिसके प्रदेशवासी ये दावे से कह सकते हैं, लड़ सकते हैं। समस्या तब आती है जब राजस्थान वाले ये कहते हैं कि राजस्थानी हमारी भाषा होगी। तो समस्या ये उठ जाती है कि जब राजस्थान को हम हिंदी प्रदेश कहते हैं और वो अपनी भाषा राजस्थानी कहता है और उसके लिए लड़ता है, इसी तरह से हर प्रदेश अपनी भाषा के लिए लड़ रहे हैं। ऐसे में मेरठ और दिल्ली के अलावा वो क्षेत्र ही नहीं है जो हिंदी बोलता हो। खड़ी बोली से चलने वाली हिंदी आज राष्ट्रभाषा बनी है और सर्वाधिक तौर पर विश्वविद्यालयों में पढ़ाई जा रही है, विश्व के विश्वविद्यालयों में। इस तरह से हम अंततः इस विषय पर केंद्रित होते हैं कि किसी राष्ट्र के लिए भाषा क्यों जरूरी है। अगर भाषा नहीं होगी तो देश भी नहीं हो सकता। वो गुलाम मानसिकता का देश हो सकता है भारत, जो अंग्रेजी में अपना काम करेगा, सम्मान से करेगा,
लेकिन उसकी मातृभाषा नहीं है। जब बच्चा जन्मता है तो अपनी बोली में। इसलिए ये एक आंदोलन नहीं चल रहा है कि शिक्षा का माध्यम मातृभाषा होना चाहिए, क्योंकि बेहतर उसी में सीख सकता है। ये भी आंदोलन चल रहा है, लेकिन परिणति तक नहीं पहुंच रहा। इस तरह से हर देश की अपनी राष्ट्रभाषा रही है और उसी से उसकी पहचान होती है। हम देखते हैं चीन जो लगातार आगे बढ़ रहा है, विकास भी कर रहा है, लेकिन अपनी भाषा है। जापान, जर्मनी और फ्रांस, इन सब की अपनी भाषाएं हैं और उसी में वो अपना काम करते हैं। हिंदी राष्ट्रभाषा है, इसे मानते हैं, लेकिन दोगलापन जारी है। इसीलिए इस निबंध को हम कई तरह से, कई एंगल से, कई भागों में बांट करके लिखा जा सकता है। और इसको समझने के लिए हमारे पास जो भी विषय है लिया जाएगा, उस पर विचार केंद्रित करने होंगे। तो मैंने यहां विषय रखा, हिंदी राष्ट्रभाषा है और हिंदी की आत्मा, हिंदी की खास पहचान होती है। ये समझ लेना इसलिए जरूरी है कि अगर यही विषय चुना गया है तो डॉक्टर धर्मवीर हिंदी की आत्मा नामक किताब, शोधात्मक पुस्तक लिखते हैं। उसमें एक शब्द आया है हिंदी की जीनियस, और ये अधिकांश हिंदी भाषियों को पता नहीं है, क्योंकि जिसके पास ये पुस्तक पहुंचेगी उसी तक ही सीमित रह गया ये शब्द। हिंदी जीनियस का मतलब है कि हिंदी की एक खास विशेषता है जो उस तरह से जैसे उसकी किसी व्यक्ति की आत्मा होती है। हिंदी की जीनियस को हमें समझ सकते हैं कि एक दौर रहा जब बराबर विवाद रहा इस बात को लेकर के कि हिंदी में ये कमियां हैं और ये इस तरह से राष्ट्रभाषा नहीं बन सकती, राजभाषा नहीं बन सकती। राष्ट्रभाषा तो है ही, राजभाषा कैसे बने? तो राजभाषा बनने में जो अवरोध जो भी आए राजनीतिक, लेकिन हिंदी की जीनियस इसमें पाई जाती है कि ये किसी से भी शब्द ले सकती है। आंदोलन ये भी चला कि संस्कृत से लेगी, ऐसा भी नहीं है। और ये हिंदी की जीनियस कहने वाले लेखक ने यह साबित किया है कि हिंदी न केवल संस्कृत से लेती है, बल्कि अगर संस्कृत में कोई सरल शब्द है तो संस्कृत से लेगी, लेकिन जटिल है तो वहां से नहीं लेगी। अन्यथा ये अंग्रेजी से भी ले रही है, उर्दू से भी, अरबी फारसी से भी, यहां तक कि कौन सी ऐसी भाषा जहां से शब्द नहीं ले सकती, ये इसकी जीनियस पाई जाती है। यानी हिंदी हर जगह से शब्द लेगी। जिसे हम कंप्यूटर कहते हैं, हमने स्वीकार कर लिया कि कंप्यूटर हमारा शब्द है, हम कंप्यूटर से ही पहचानेंगे, इसलिए इसका अनुवाद करने की जरूरत नहीं है, बेवजह अनुवाद करने की जरूरत नहीं है। हिंदी की जीनियस इसी में पाई जाती है कि जब भी बेहतर शब्द होगा वो लेगी। और अंग्रेजी की भी ये विशेषता है कि वो भी पंडित शब्द उन्होंने अंग्रेजी में शामिल किया है, पंडित शब्द, जबकि इधर भारत का, संस्कृत का हिंदी में पाया जाता है, लेकिन उन्होंने स्वीकार किया। वो भी सैकड़ों शब्द हर साल डिक्शनरी में शामिल करते हैं, और ये विशेषता मुझे लगता है कि हिंदी में पाई जाती है। देश विश्व की एकमात्र ऐसी भाषा है। इस तरह से परीक्षार्थी निबंध लिख सकते हैं। धन्यवाद। कहाँ है वो?